हेलो बच्चों, चलो ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है जिनका अभी बायोलॉजी का एग्जाम जस्ट ड्यू है। ठीक है, आगे के 5 दिनों में क्या होल बायोलॉजी 12th स्टैंडर्ड का होना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत अच्छे से हो सकता है। कैसे हो सकता है, कुछ टिप्स हम यहाँ शेयर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये टॉपिक्स अगर आप बराबर टाइमली प्लान करके कर लेते हो तो इसके अलावा भी आप लोगों को करना है। ये मत समझना ये कर लिया तो सब है, ठीक है, बट ये कर लिया तो बहुत कुछ है, ये जरूर बात है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कंसिडर कर रही हूँ उसमें भी तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपको जरूर क्या करना चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis जरूर करो। oogenesis फीमेल में अंडा कैसे तैयार होता है या स्पर्म कैसे डेवलप हो रहा है बॉडी में, उसके डिफरेंट स्टेप टक 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 वो आपको डिसाइड करना है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का डायग्राम जरूर लर्न करके जाओ, ड्रॉ करके उसके डिफरेंट लेबल्स कर लो, चाहे उसका एक्सप्लेनेशन है चाहे कुछ है, आने का बहुत चांसेस है। तो स्पर्म ड्रॉ कर दो और उसी को अपने एक्सप्लेनेशन के तरीके से कर लो तो आपका वो क्वेश्चन कोई नहीं उसके मार्क्स छीन सकता। प्लासेंटा ह्यूमन में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और रिप्रोडक्शन बोला और ह्यूमन प्लासेंटा पे क्वेश्चन ना आए ये भी चांसेस कम है। उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्लासेंटा से रिलेटेड जरूर आएगा। नेक्स्ट, मदर्स मिल्क आफ्टर डिलीवरी कोलोस्ट्रम बोलते हैं, इट इज रिच इन IgA। ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क हो या ऑब्जेक्टिव में हो, ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन लेके चलो कि आ सकता है। अब डायग्राम ओवरी बोलो या यूट्रस बोलो, ह्यूमन ओवरी का कर लो, डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स या यूट्रस का, या तो वो डायग्राम दे देंगे या आपको इसका एक्सप्लेनेशन या पूछेंगे या डायग्राम बनाकर आएगा आपको। एनी केस आने के बहुत गुंजाइश है, ये आप कर लो। अगर आपने ओवरी को अच्छे से समझ लिया, यूट्रस को, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो मार्क्स आपके पक्के हैं। तो यहाँ मैंने 5 चीजें बोले, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, रोल ऑफ प्लासेंटा, कोलोस्ट्रम पता ही रखना है तो छोटी सी चीज है, ओवरी या यूट्रस का डायग्राम और विद एक्सप्लेनेशन, इसमें आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगेन बहुत शॉर्ट कंसाइज और बहुत प्यारा चैप्टर है जिसमें बहुत अच्छे से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसको छोड़ के जाने का कोई लॉजिक नहीं आता है। तो इसमें क्या पता होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है, उसकी डिफरेंट स्टोरी है, आप कर लो, जितना याद रखो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके अलावा जो फिक्स जो आप लिख सकते हो, तो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस मेल्स में, ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब फीमेल्स में, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, अरे डिफरेंट टाइप्स है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इंजेक्टेबल्स है, इम्प्लांट्स है, ये आपको पता होना चाहिए विद देयर यूजेस विद देयर साइड इफेक्ट्स। कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये चैप्टर को मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप चाहो भी ना तो कुछ चैप्टर्स 1 घंटे में सही तरीके से पढ़ने से आ जाएगा, कोई चैप्टर आपका 1.5 से 2 घंटा लेगा जो बड़े वाले चैप्टर्स है। पर ये चैप्टर 1 घंटा में तो आप NCERT रीड कर सकते हो, कुछ चीजें आपको पता है, शॉर्ट नोट्स बना लो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद उसके एक लाइन के यूजेस, ठीक है। हाँ, बेनिफिट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मतलब ये what are the points of an ideal contraceptive, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आपको आना चाहिए। ये यहां मैं लिख देती हूं डार्क पेन, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आइडियल फीचर्स ऑफ लिख देती हूँ, फीचर्स, ठीक है। और वही होना, पेशेंट कंपार्टेबल होना, इजीली रिमूवेबल होना, रीयूजेबल होना, इकोनॉमिकल होना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं होना, साइड इफेक्ट्स कम होना, ये सारे पॉइंट्स है, ये तो कर लो, ठीक है। फिर एमनियोसेंटेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ फीमेल के जब प्रेग्नेंट होती है उसमें से लिक्विड निकालते हैं, उसको चेक करते हैं। यूजुअली उसका चेक करने का प्रोसेस यही होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करे, तो ये आपको पता होना चाहिए। एमनियोसेंटेसिस कैसे, फ्लूइड चेक करते हैं, it is usually done to find out the genetic disorders if child have an or not anything जो होने वाला बेबी है। लेकिन उसका एक एडवर्स इफेक्ट है, पीपल हैव बीन यूजिंग इट टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ मैंने
क्या चीजें बताई, हाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन STI पता होने चाहिए, सबके नाम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ क्या बताया, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद इट्स यूजेस, फिर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड एमनियोसेंटेसिस। ये अगर आप कर लिए हो तो ये चैप्टर इज डन। हार्डली आपका 1 घंटा लेगा ये चैप्टर पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए 1 से 1.5 घंटा बहुत हो गया। कुछ बच्चे स्लो करते हैं, कुछ बच्चे फास्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, यहाँ क्या, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो जो भी उसके लॉज हैं वो आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आप हो सकता है वो डिटेल ना पूछकर शॉर्ट नोट में पूछेंगे, तो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपको वो डायग्राम भी देना है, पिंक फ्लावर, रेड फ्लावर, वैसे वाला। इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस में आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बात करना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप वो स्नैपड्रैगन वाले डायग्राम की बात कर सकते हो। देन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे शॉर्ट नोट एक्सप्लेनेशन आ सकता है आपको, उसमें कंफर्मेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में, तो मॉर्गन तक के आपको लिखना आना चाहिए। मॉर्गन के ऊपर की बात को आप छोड़कर जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट ऑन दैट, यू कैन नॉट लीव लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, आना ही है। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो आए बगैर नहीं रह सकती हैं, या उनके आने के पूरे गुंजाइश होते हैं, दोनों इससे लीजिए। ठीक है, तो लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन। अब कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में बात कर लो, तो कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल, फिनाइल कीटोन्यूरिया। वैसे तो ये इसमें सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कहीं ना कहीं, लेकिन जो मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे, जो इजी और अच्छे और बच्चे लिख भी पाए या फंस भी सकें, तो कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल, फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में लास्ट में हमने पढ़ा है, उसमें से 2 से 4 मार्क का आप लेकर ही चलो आपका क्वेश्चन। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम पे, या कंप्लीट इस पे 4 मार्क का। डन। हनी बी, मैंने यहाँ शॉर्टकट में हनी बी लिखा है, हनी बी से रिलेटेड भी 1-2 मार्क का क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो, हनी बी से रिलेटेड। अब मैंने यहाँ क्या क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में शॉर्ट नोट ऑन कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, इतना ले लो। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में 2 मार्क से 4 मार्क का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, 7 कॉम्बिनेशन, 7 जो भी उसके थे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर वगैरह वाला जो था डिफरेंट ट्रेट्स के, उसके ऊपर बोलो, उसका चांसेस कम लग रहा है, बट आप उसको छोड़कर ये चैप्टर को तो समझ नहीं सकते हो, तो वो तो करना ही है, आ सकता है। लेकिन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हनी बी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आना ही है। नेक्स्ट, अब हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे को सबसे पहले करना है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए तो पूरा है, तो उसके बारे में पूरा शॉर्ट नोट, अगर आप उसको डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझ के जा सको तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। क्या करना है, एक बॉल ड्रॉ करो, एक डंडी ड्रॉ करो और थोड़ा कर्व बना दो, एंड जस्ट एक्सप्लेन डीएनए। अंदर पॉजिटिव चार्ज है, अपना हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, और उसकी पूरी कहानी को, लेंथ ऑफ डीएनए, वो सब लिखो। आपका डीएनए का शॉर्ट नोट, न्यूक्लियोसोम वगैरह पूरा, क्रोमैटिन, सब बातचीत, उसमें सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करिए। ठीक है, तो डीएनए पैकेजिंग हो गया। नेक्स्ट मुझे जाना चाहिए डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। वाई डीएनए इज मोर इम्पॉर्टेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल? तो आरएनए डीएनए का डिफरेंस कर लो, आरएनए डीएनए का डिफरेंस कर लिया, तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल की कहानी में आप इसी को छापोगे और आखिरी में बोलोगे कि डीएनए इज बेस्ट टू बी कॉल्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये आरएनए डीएनए का अगर डिफरेंस आपने कर लिया तो इस को भी आप उसी में कर लेते हो। मतलब एक क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है, हाउ थ्योरी ऑफ वन क्वेश्चन इज ऑल्सो यूटिलाइज एज आंसर फॉर अनदर क्वेश्चन। वो थोड़ा सा लॉजिकली आपको ट्रिकी करना पड़ेगा, ट्रिक्स खुद करनी पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्शन पे जरूर करके जाओ, लैक ओपेरॉन छोड़ के नहीं जाना। आप उसका पूरा वो डायग्राम समझ लो, ठीक है, लैक ओपेरॉन का ABCD XYZ पूरा, उतना अगर आपने कर लिया तो उसकी कहानी को डाल दो। ठीक है, नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ जेनेटिक कोड।
जेनेटिक कोड के सेलिएंट फीचर्स का वो 5-7 है, ज़रूर करके जाओ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हाथ में रखो क्वेश्चन को, कहीं ऑप्शंस में फंस जाए, क्योंकि आएगा कहीं और वगैरह में फंस सकता है, उसको हाथ में रखो। अगर कहीं आपका कुछ ऐसी चीज़ हुई जो आपको नहीं करनी है, तो ये सब करने का अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूर मौका मिले। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ हमने क्या किया, आरएनए डीएनए का डिफरेंस, उसी से रिलेटेड अपना हो जाता है डीएनए डोमिनेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसक्रिप्शन कर लो, लैक ओपेरॉन कर लो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड कर लो। जेनेटिक कोड वो डीजेनरेट है, ये वो है सारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए नहीं छोड़ना। ये हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले इम्यूनिटी का, हमारे तो नीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी पे एक क्वेश्चन समझ के चलो, भले ही वो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हो, वो डिफरेंट इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडी, एंटीजन से रिलेटेड हो, एक क्वेश्चन डन है आपके अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, फिगर 1.6 जरूर करके जाओ। रिप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस जहां दिया हुआ है पूरा, उसमें वो एक तरीके से आपका एड्स डिजीज का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल है। एड्स अगर लिख के आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एड्स लिख के अगर आपको नहीं याद रहा, तो एक तो आप वो चार्ट याद रख लो, वो रेट्रोवायरस कैसे बॉडी में जाता है, कैसे अपना आरएनए बॉडी के डीएनए को यूटिलाइज करके आरएनए का रिप्लिकेशन करता है, वो अगर आपने डायग्राम समझ लिया और उसी को अपने वर्ड्स में लिखा, प्लस सम एडिशनल पॉइंट्स विच शुड डेफिनेटली बी इन्वॉल्व इन द एक्सप्लेनेशन, वो अगर डाल दिया तो एड्स आपका डन है। तो एंड देन यू हैव ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, इससे रिलेटेड एक 2 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का तो लेकर ही चलो, आएगा ही आएगा। अब एड्स कर लिया तो एड्स का प्रिवेंशन जरूर, बहुत इजी चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या होता है एड्स, कैसे कैसे होता है, ये अगर आपको पता है तो बस वो चीजें ना हो तो उसके प्रिवेंशन हो गए। कैसे, यूज इन सिरिंजेस, अगर यूज नीडल्स और सिरिंजेस किया तो एड ट्रांसफर होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन होता है, मदर टू बेबी होता है ना। तो ये अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से होता है, ये चीजें अगर आपको पता है तो अवॉइडिंग ऑल दिस थिंग्स कम्स इनटू द प्रिवेंशन ऑफ एड्स। ठीक है, इतना अगर आपने किया तो एड्स छोड़ के जाने में लॉजिक ही नहीं है, जरूर करके जाओ, बहुत इजी, बहुत प्यारा है, कर लो। इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप बता दिया। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, एड्स से एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज का चाहिए हो, इम्यूनिटी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो मुझे इस वीडियो में आप बस, या इससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए इन 5 दिनों के पहले, तो जितना अर्लीस्ट आप मुझे उस चैप्टर का डिमांड करोगे, उतना अर्लीस्ट मैं उसका वीडियो डालने की कोशिश करूंगी। शॉर्ट स्वीट सुपरफास्ट सीरीज के हिसाब से कोशिश करूंगी आधे से 1 घंटा में वो चैप्टर आप लोगों को करा दूं, या एट टाइम्स रटा दूं। मेरे तरीके से सोच के चले जाना, वहां पर आपको मैं बोलती हुई सुनाई दूंगी और आप अपना क्वेश्चन छाप देना। ठीक है, चलो तो चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू मैसेज मी इन दिस वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, और देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, छोटा, स्मार्ट, स्वीट, नॉट स्मार्ट, स्वीट और स्कोरिंग चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। बायोगैस प्लांट बहुत प्यारा है, मुश्किल हो रहा होगा, नहीं मुश्किल होगा, सोच बदल लो, चैप्टर आसान हो जाएगा। फिगर 10.3 जरूर करो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, वो वाले स्टेप, ऐसे मतलब फिर से चाहिए हो तो मुझे बता देना, अगर आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करके जाओ। माइक्रोब्स इन एज अ बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर जरूर आएगा। मैच द पेयर से आए या एक शॉर्ट नोट करके आ जाए, आएगा जरूर। तो अब क्या बचा, अगेन अ शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ, माइक्रोब्स एंड इट्स बाय प्रोडक्ट। जैसे ब्रेड बनाने को कौन सा लगता है, क्या बनाने के लिए कौन सा लगता है, कर्ड बनाने में क्या लगता है, ठीक है, पेनिसिलिन बनाने में क्या लगता है, ये सारे क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोकाइनेस कैसे बनता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस एज कैसे यूज होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट है ना, तो ब्लड को पतला करने के काम आता है। ये सब चीजें से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में। अब हमारे बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो इसमें आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को छोड़ के मत जाएं। बहुत प्यारा 2 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स या असर्शन रीजनिंग से रिलेटेड
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्लोनिंग वेक्टर विद डायग्राम ज़रूर करो, ड्रॉ कर लो, उसके डिफरेंट लेबल्स रट के चले जाओ। कुछ नहीं, एक बार करो नहीं आएगा, दूसरी बार भी देख के करो नहीं आएगा, तीसरी बार देख के करो और फिर बुक बंद करके ब्लाइंडली ड्रॉ करके देखो। आ जाए तो अच्छी बात है, कुछ भूलोगे वापस देख लो, फिर से 2 बार कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उठकर सबसे पहले क्लोनिंग वेक्टर को ड्रॉ करके देख लो और वो आपका हो जाएगा। अब फिर पीसीआर के ऊपर एक क्वेश्चन लेकर चलो, ठीक है। अपने आप में एक चैप्टर 4 मार्क का तो क्वेश्चन देगा ही भैया, 4 से 6 मार्क। अब हमारे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोपायरेसी शॉर्ट नोट स्वीट आ सकता है, जीआक का फुल फॉर्म, ठीक है, आ सकता है। जीन थेरेपी लेके चलो वो बेबी केस में। इंसुलिन का कंप्लीट शॉर्ट नोट लो, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे बोलो, मैं कल सुबह उठकर पहले डाल दूंगी, ठीक है। इंसुलिन इतने सारे पेप्टाइड्स है, ऐसे जुड़े हैं, एक्टिव इनएक्टिव, सब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। पर इंसुलिन का आपका 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन फिक्स है। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब हमारे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर पे, इसमें छोटे छोटे से शॉर्ट नोट्स है जो जरूर आ सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, बहुत ईजी है। क्या है म्यूचुअलिज्म? दोस्ती। पैरासिटिज्म खाओ खाओ, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा, कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचा। म्यूचुअल दोनों एक दूसरे से दोस्त, इस टाइप के शॉर्ट नोट्स आएंगे, वो आपको एक्सप्लेनेशन। इसमें फिर अबायोटिक फैक्टर्स, राइट, शॉर्ट नोट ऑन अबायोटिक फैक्टर्स, ये टेम्परेचर वगैरह के ऊपर वाटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा। नाउ कुछ फिगर्स हैं जो अपने डायग्राम्स दिए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो मुझे लगता है कोई ना कोई उठ के एक दो वो या उसका एक्सप्लेनेशन आए। तो 13.1, 13.3, 13.4 एंड 13.6 सब करके जाओ, सब करके जाओ। ये हार्डली 1 घंटा आपका चैप्टर खाएगा अगर ईमानदारी से आप पढ़ते हो भी तो। एवोल्यूशन, एनालोगस एंड होमोलोगस, ये तो नीट बोलो, आपके एग्जाम बोलो, सबका फेवरेट है। एनालोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। देन हार्डी विंसबर्ग प्रिंसिपल एंड इट्स 5 फैक्टर्स लेके चलो। आपका एक शॉर्ट नोट है हार्डी विंसबर्ग के ऊपर है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, करके जाना है। एनालोगस होमोलोगस करके जाना है। नाउ देयर आर सम अगेन हियर आल्सो सम फिगर्स, कम डायग्राम्स जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अगर आप वो करते हो तो उससे रिलेटेड रिटन क्वेश्चन आए, एक्सप्लेनेटरी आए या डायग्राम को लेबलिंग आए, you will be in a position to answer. तो 7.1, 7.2 and 7.8. Next. So now I'm just left up with biodiversity and conservation. इस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो करना है, फिगर 15.1, 15.2 और इन C2 XC2 पे शॉर्ट नोट ज़रूर कर लो। शॉर्ट नोट के तौर पे करो या डिफरेंस के तौर पे करो, ज़्यादा परेशान करने वाले रहे पेपर सेट वाले तो वो दे देंगे डिफरेंस, ये भी लिखो ये भी लिखो, थोड़ा सा लाइट लेकिन कंफ्यूजन तो XC2 या InC2 कोई, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह सब लिख कर आने हैं, ठीक है। और म्यूचुअलिज्म हो गया, पैरासिटिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यार देख लो फिगर 2.2, मैं फिगर के हिसाब से लिखती हूँ, समझ जाना कि वो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन इंक्लूडिंग फिगर 2.2, यानी आपका पूरा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन वो कैसे होता है पूरा आपको आना चाहिए, ठीक है। पोलन का स्ट्रक्चर, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर वैसे ही मतलब मैं लिख देती हूँ, माइक्रोस्पोरेंजिया कंप्लीट करके जाओ, कुछ मुश्किल नहीं है। मेगास्पोरेंजिया, फीमेल ऑर्गन एज वेल एज मेल ऑर्गन इन द प्लांट्स, ये फीमेल ऑर्गन वाला कट कर देना। माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया दोनों का पूरा एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर करके जाओ। फिगर यहीं पे लिख देते हैं। 2.7 भी करना है, ठीक है, डिफरेंस बहुत अच्छा है। हाँ, यूजेस ऑफ पोलन,
यूजेस ऑफ पोलन, फिगर 2.8, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको लेना है फिगर 2.2, 2.7 एंड 2.8, ठीक है, ये तीनों लेना है। इसके अलावा मतलब उसी में आ जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये कर लो। एंड इफ यू आर डन विथ दिस, डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट। और ये अगर हो जाए, हर एक दिन 5 दिन पूरे डेडिकेट कर दो आप इस सब्जेक्ट को। आपके ये 5 दिन फुल्ली आप डेडिकेट कर दो इस सब्जेक्ट को, ठीक है। और जो छठे दिन आपको पेपर के बाद रिलैक्सेशन महसूस होएगा, ये सारा स्ट्रेस निकल जाएगा। सो पूरा समय दे दो बच्चों, ठीक है। नींद लो, रेस्ट करो, सुबह दिन भर प्यार से पढ़ो। बहुत इजी है, बहुत स्वीट है। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।